हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश शाह आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्स एंड ग्रेविटेशन। आज हम लोग बल एवं गुरुत्वाकर्षण इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो ज्योति, दिगंबर, जसवंत, अंकित, दीपांशी, सोनाली, खुशबू, अमन, गुंजा, स्वाति, गजाला, अनु, वरुण, सुधा, हरितमा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी के सेशन को। लास्ट जो मतलब सुबह वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि कोई पिंड है, उसको ऐसे फेंका। मान लीजिए किस एंगल पर, हमने थीटा एंगल पर फेंका। वो उसने कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। ये इस वर्टिकल डिस्टेंस को हमने क्या कहा, एच। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसे क्या कहा, रेंज या परास। ये एंगल है मान लीजिए थीटा, इनिशियल वेलोसिटी है u। ये जो यहां से यहां तक चढ़ने में जो ये जो समय लगा इसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट, या फिर इसे बोलते हैं चढ़ान काल। और यहां से फिर जो इसको उतरने में जो समय लगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंस, या इसे कहते हैं उतरान काल, टाइम ऑफ डिसेंट भी बोल देते हैं। और इस पूरे समय को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे पूरे समय को बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट या उड़ान काल बोलते हैं पूरे समय को, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से यहां तक जाने में। यहां पर दो पॉइंट आप लोग लिखिएगा। पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ कैसा होता है, यानी प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है, यानी पैराबॉलिक होता है, पैराबॉलिक होता है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। एंड इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होता है उसके कहते क्या है, याद रखिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के पथ को, होता तो परवलयाकार है, लेकिन इसके बोलते क्या है, तो इसके पथ को क्या बोला जाता है, पथ को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी कहते, ट्रेजेक्टरी कहते हैं। क्लियर। तो फटाफट से इसे लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। फटाफट से इसे नोट करेंगे। कैन आई मूव। आगे चलें। अरे फोर्स अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है अमन, हाँ, अभी स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी 2 घंटे की क्लास है आपकी। अब यहां पर देखिए, ये 3 फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। पहले इन 3 फॉर्मूले के बारे में हम लोग, एक आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है रेंज का। रेंज का एक फॉर्मूला पूछते हैं परास का, कि परास का क्या फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दूसरा फॉर्मूला पूछते हैं आपसे हाइट का, हाइट यानी कि ऊंचाई। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो याद रखना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अपॉन 2g। और तीसरा आपसे
पूछा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? उड़ान काल का क्या फॉर्मूला होता है? उड़ान काल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। और अगर आपसे पूछे सिर्फ चढ़ान काल या उतरान काल तो इसका आधा कर दीजिएगा। टाइम ऑफ पासेंस या टाइम ऑफ डिसेंस अगर आपसे पूछा जाए, चढ़ान काल या उतरान काल का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है ये भी, आपको इसका आधा कर देना है, यानी कि u sin थीटा अपॉन u sin थीटा अपॉन t। ठीक है, ट्रेजेक्टरी उसका जो पथ होता है, जैसे ये जो इसका जिस पथ पर ये चल रहा है इसको नाम देते हैं ट्रेजेक्टरी, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रक्षेप्य पथ। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। ठीक है बात, क्लियर? यानी उस पथ को नाम दिया गया, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं उसको, या उसे प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल करेंगे हम लोग। यहां पर अब ये देखिए अलग अलग ये क्या है, ये भी आप लोग लिख लो। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। और दूसरा जो यहां पर जी क्या है? जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थीटा क्या है? प्रक्षेप्य कोण। प्रक्षेप्य कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं होता है ना? क्लियर है यहां तक? यू यू लिखा है सब, यहां पर यू जितना भी लिखा है सब ये यू लिखा है। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, या टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यहां पर यू साइन थीटा अपॉन जी, अब ये यू है। ठीक है, अभी और कॉन्सेप्ट क्या क्या आता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, पहले यहां तक सभी को समझ में आया? अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए, किसी पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका रेंज यानी उसका परास कितना गुना हो जाएगा? यानी प्रारंभिक वेग को कह रहा है कि अगर कोई पिंड है, उसके प्रारंभिक वेग को जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, अगर उसको दुगुना करते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी को, तो उसका रेंज कितना गुना हो जाएगा? तो हाइट जो रेंज इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी है। अब मान लीजिए अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को दुगुना कर देते हैं, उसका रेंज भी क्या, उसका रेंज जो है वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, है ना? रेंज जो है उसका क्या हो जाएगा? 2 गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2u का स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा अपॉन जी, यानी क्या हो जाएगा? 4 इंटू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यानी पहले जितना था उसका कितना गुना हो गया? उसका 4 गुना हो गया, है ना? 4 टाइम्स हो गया उसका। आ रही बात समझ में? एक तो इस तरह का सवाल बनेगा। अब दूसरा सवाल यहां से कैसे बनेगा? डाटा दे देंगे आपको। क्या डाटा दे देंगे देखते हैं, पहले आप इसे करो।
चलें अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि अगर किसी पिंड का को 10 मीटर प्रति सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो रेंज क्या होगा, पहला। सेकंड, हाइट क्या होगा, दूसरा। और तीसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यह सब आपको निकालना है। और क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है जी का मान आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको दिया। तीनों आपको निकालना है। तीनों आपको निकालना है। समीर यू कैन क्लियर 80 to 90% क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। You can do 80 to 90% क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलिए फटाफट से लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। अब देखिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू यूज फॉर्मूला। रेंज का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है। तो यू कितना है 10 इंटू 10, जी भी कितना है 10 इंटू साइन 2 थीटा, तो यानी साइन 60 डिग्री हो जाएगा, यही होगा ना। इसको सॉल्व करिएगा, ये 10 कट जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, यही होता है ना, ठीक में आपने पढ़ा होगा। यानी ये कितना आ जाएगा 5√3, यही आएगा रेंज 5√3। हाइट की बात करें तो हाइट का क्या होता है फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी 10 इंटू 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कितना 2 इंटू 10, यही होगा ना। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 10 कैंसिल, 2 से ये मान लीजिए 5 बार में कट गया, बराबर 5 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 का 1/2 का स्क्वायर, यही होगा ना। क्या हो जाएगा ये 5/4 मीटर, ये 1.25 मीटर, 1.25 मीटर आएगा। इसी तरह से सवाल न्यूमेरिकल आपको यहां से ऐसे ही बनेंगे। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये आपका क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 बटे जी कितना है 10, 10 कट गया, 2 साइन 30 यानी 2 इंटू 1/2 कट गया, तो ये क्या आ गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। जिसका भी ये उत्तर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चला आगे, पहला वाला फिर से, रेंज इज इक्वल टू क्या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू कितना है 10, तो 10 इंटू 10 हो गया, इंटू साइन 2 थीटा है तो 2 इंटू 30 कितना होगा 60 होगा ना, साइन 60 डिग्री हो गया, बटे जी, जी कितना है 10 है,
10 10 कट गया तो क्या बच गया 10 साइन 60। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। ये 10 √3/2 हो गया, 2 से ये 5 बार में कट गया, 5√3 आ गया। ठीक है, अब मैं ना, अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 3 कंडीशन है उसे डिस्कस करेंगे, फिर इसके एग्जांपल को देखेंगे एंड देन वी मूव टू फोर्स। अगला क्वेश्चन जो है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर किसी कोई पिंड, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर कोई पिंड प्रक्षेप्य गति में है तथा तथा इसका रेंज इसके हाइट का, इसका रेंज इसके ऊंचाई का 4 टाइम्स यानी 4 गुना है, 4 टाइम्स है, 4 गुना है, तो प्रक्षेप्य कोण यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य कोण या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, इंग्लिश में लिख लेना किसी को लिखना हो। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, if any object is in projectile motion and if its range is 4 times of its height, if its range is 4 times of its height, then what is angle of projection, then what is angle of projection। काम नासरीन एंड अनुज, चलिए देखते, सिंपल सा सवाल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो कह रहा है वो कर दो। क्या कह रहा है, रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, फॉर्मूला रेंज का क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यही है ना जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का क्या होता है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, यही है ना। इसको अब देखिए, यू स्क्वायर कट गया, ये जी कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा कैंसल, 2 कैंसल, यानी यहां से क्या आ गया हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, क्या हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, या फिर यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल आ गया, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इक्वल कब होता है, जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री होता है, यानी कि हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल गया क्या, 45 डिग्री। इतना क्यों, क्या जरूरत है करवाने, यहां से आपको यह पता चला, नोट में आप ये पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखना है, पहला पॉइंट नोट में कि 45 डिग्री के कोण पर किसी पिंड को फेंकने पर, किसी पिंड को फेंकने पर वह अपने हाइट के, अपने हाइट के 4 गुना रेंज को प्राप्त करता है, 4 गुना रेंज को प्राप्त करता है। पूछा जाता है आपसे ये सवाल ऐसे। दूसरा, अब देखते हैं दूसरा और तीसरा कंडीशन, दूसरा और तीसरा पॉइंट देखते हैं, पहले आप इसे नोट में लिखो। ठीक, पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे।
लिख लिया? आगे चलें। फिर से देखिए, समझ लीजिए, यहां पर कह रहा है कि कोई पिंड प्रक्षेप्य गति में है तथा इसका रेंज इसके ऊंचाई का 4 गुना है, तो प्रक्षेप्य कोण क्या होगा, है ना? तो प्रक्षेप्य कोण जो होता है ना, यानी कि यहां पर आपसे क्या दे रहा है क्वेश्चन में, रेंज जो है ऊंचाई का 4 गुना है, तो वही मैंने कर दिया, r इज इक्वल टू 4h। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको हमने सिर्फ क्या किया, यू स्क्वायर को काट दिया, जी को काट दिया, इस 2 को काट दिया, 4 को दो बार में कट गया, ये हमारे पास बच गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो फिर से दो कट गया, साइन थीटा कट गया, हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा आ गया 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी पिंड को 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर वह अधिकतम परास को प्राप्त करता है, वह अधिकतम परास को प्राप्त करता है। यानी कि जब किसी पिंड को आप 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे ना, वो अधिकतम रेंज को प्राप्त करेगा, अधिकतम रेंज को। क्यों? क्योंकि देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। अब रेंज आपका कब मैक्सिमम होगा, जबकि ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकता है ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। यानी साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1, है ना? यानी साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान कितना है, 1 है। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, है ना? यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा यहां से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री के एंगल पर आप जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, किसी पिंड को जब फेंकेंगे, तो वो मैक्सिमम रेंज को प्राप्त करे। और अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, वहां पर 90 डिग्री पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यू स्क्वायर अपॉन जी। सिंपल। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे की बात करते हैं, तीसरा कंडीशन याद रखिएगा, किसी पिंड को 90 डिग्री के कोण पर फेंकने पर वह अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, वह अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है। ये सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ऊंचाई को प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका हाइट है, हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही है ना जी, अपॉन 2g। ध्यान से मेरी बात को समझिए। अब ये साइन थीटा का इसका मान कब मैक्सिमम होगा, जब आपका ये साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का जो मान है वो मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1। साइन थीटा का मैक्सिमम, ये साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कितना, 1 हो सकता है। तो यानी कि यहां पर साइन थीटा का मान मैक्सिमम 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और अगर आपसे एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट का अगर आपसे फॉर्मूला पूछते तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब इससे सवाल कैसे बनेगा एक, अभी हम लोग इससे रिलेटेड एक सवाल को देखते हैं।
कैसे सवाल, सॉरी यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा, नॉट जी, मैंने जी लिख दिया क्या, 2g होगा ना कि जी, ठीक है, 2g है ना नीचे तो 2g हो जाएगा। पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। आई बात समझ में? अरे हाँ है ना बोलो, सबको क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां से सवाल कैसे, अब आपके लिए सवाल, कुछ सवाल कैसे आसान हो जाएंगे, कैसे कुछ सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे, आप देखिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पदार्थ को, किसी गेंद को, किसी बॉल को वर्टिकली 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो उसके द्वारा मैक्सिमम कितनी ऊंचाई, तो वह ऐसे लिख लीजिए, तो उसके द्वारा मैक्सिमम कितनी ऊंचाई प्राप्त होगी, यानी कितने ऊंचाई तक वो जाएगा, और ब्रैकेट में दे दिया है g इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये सवाल आपके लिए यूं चुटकी बजाएंगे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, यू स्क्वायर अपॉन 2g, सीधा ये फॉर्मूला लगाना है आपने और कुछ भी नहीं। इस तरह का सवाल पूछे, यू कितना है सर, 10 इंटू 10 बाई 2 इंटू 10, 5 मीटर, ये आपका उत्तर। मान लीजिए क्वेश्चन में कर दे 20 मीटर से फेंक रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ। क्वेश्चन में चेंज कर दिया 30 मीटर से फेंक रहे हैं, तो क्या होगा उत्तर बताइए। फॉर्मूला आपने यही लगाना है, 20 मीटर से फेंकेंगे तो क्या हो, 30 मीटर से फेंकेंगे तो क्या हो। जब 20 मीटर से फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 20 गुने 20, अब बचे कितना आपका 2 इंटू 10, तो 20 कट गया, कितना हो गया 20 मीटर। सेम यही चीज करना है यहां पर, 30 गुने 30 बचे 20, हाँ तो काय नहीं, तो 90/2 कितना 45 मीटर। अब इस तरह से आपसे कुछ भी देके पूछे, निकाल लीजिएगा, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ। ठीक है सर, अब इसका हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, कि इस एग्जाम्पल कौन कौन सा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो सब हम लोग देख लेते हैं। चला आगे, जी का मान जो देखिए नॉर्मली जो होता है, जी का मान जो एक्चुअल होता है ना, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीखा जी, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आपको जी का मान 9.8 रखना है, नहीं कई बार आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखना है ना, और अगर जी का मान
दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। 4 बजे जियो की क्लास है, किसमें है भाई, किस बैच में जियो की क्लास है? थीटा का मान नहीं याद है तो तबस्सुम जी टेबल बना करके याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, छक्का मारने पर क्रिकेट के बॉल की गति, क्योंकि छक्का तो क्रिकेट में ही मार सकते हैं ना जी, ना एक तो आजकल लूडो खेलते हैं उसमें भी छक्का आता है, नहीं लूडो खेलते हैं तो उसमें भी छक्का आता है ना। वर्टिकली को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, छक्का मारने पर क्रिकेट के बॉल की गति। दूसरा, भाला फेंकने पर, भाला फेंकने पर भाले की गति। और आप लोग भी जाते होंगे अगर फिजिकल का तैयारी करते तो एक ना होता है गोला फेंकने वाला, ऐसे फेंकते हैं ना गोला जी, गोला फेंकने पर गोले की गति। ठीक है, इसी तरह याद रखिएगा। तीसरा, बंदूक से, बंदूक के, बंदूक से गोली निकलने पर गोली की गति। बंदूक से गोली निकलने पर गोली की गति। ठीक, सैटेलाइट लॉन्च होने पर सैटेलाइट की गति। ये सब ऐसा एग्जाम्पल है इसका, है ना? ठीक, अब यहां पर एक सवाल पूछता है आपसे, उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझते हैं। कई बार खास करके एसएससी वाले पेपर में और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाला जो एग्जाम होता है ना, उसमें पूछ देता है एक वो बंदर और हंटर वाला एक एग्जाम्पल दे देता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। गोली तो लीनियर मोशन भी हो सकता है, इफ थीटा जीरो हो तो, थीटा जीरो हो तो एकदम जमीन पर तो नहीं फेंक सकते। थीटा अगर आप जीरो ऐसे फेंकते हैं तो थीटा अगर जीरो होगा तो फिर वो क्या होगा, लीनियर। लेकिन आगे जाकर के ना वो फिर क्या होगा, इस तरह से, जैसे ऐसे गया, देखो ऐसे गया गया गया, अगर वहां सामने मान लो किसी को नहीं लगा, कुछ है ही नहीं, ऐसे जाकर के ऐसे बाद में उसका वो हो जाए। बात समझ में आया? चला आगे। मैंने मंकी और पुल्ली वाला यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना, वो तो 11th का फिजिक्स है ना। खूब 11th में खूब बनाए होंगे आप लोग, कि नहीं किसी का अगर साइंस का बैकग्राउंड होगा तो, हमने भी खूब बनाया था 11th, है ना, पुल्ली वाला और मंकी वाला, खूब बंदर को लटकाया है उसमें। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जरूरी नहीं, यहाँ पर आपसे नहीं पूछेंगे। यहाँ पर जो मंकी और हंटर वाला है वो अलग है, उसको मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा, तभी आप समझ पाओगे इसे, है ना। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग फोर्थ टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्या है, मंकी एंड प्रोजेक्टाइल, मंकी एंड हंटर प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, इमेजेस देखिए, ये है ना, जैसे इतना ही सब फॉर्मूला उर्मूला पे मत जाना तुम लोग, है ना, जो बस समझा रहे हैं उसको समझ लो, फॉर्मूला ये वाला रहने दो। तुम लोग फार्मूला उर्मूला पे जाओगे फालतू में, वो सब काम का नहीं है। ये तो हो नहीं रहा है।
हम लोगों के लिए कलरफुल चित्र हम कहां से खोजें? तो रंगीन चित्र भी तो ढूंढना पड़ता है ना। नहीं तो सर इसका रंग अच्छा नहीं है, थोड़ा दूसरा रंग देखिए। चलिए कोई नहीं, समझ लीजिए इसी चित्र से। इसी चित्र से समझो, ब्लैक एंड व्हाइट से ही आज। सबको ये चित्र दिख रहा है? दिख रहा है सबको ये चित्र? चलिए अब देखिए यहां पर सवाल क्या बनता है आपसे कि अगर कोई शिकारी बंदर पर बैठे किसी, मतलब बंदर पर नहीं, सॉरी, पेड़ पर बैठे किसी बंदर को निशाना लगाता है, पेड़ पर बैठे किसी बंदर को निशाना लगाता है, और जैसे वो धाए, ऐसे बंदूक से ऐसे गोली छूटी, धाए आवाज करेगा, आवाज सुनते ही बंदर कूद गया। आवाज सुनते ही बंदर क्या हो गया? कूद गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि वो गोली बंदर को लगेगी नहीं लगेगी? हाँ? तो याद रखिएगा अगर जैसे ये देख रहे हैं, ये हंटर है, शिकारी है, शिकार कर रहा है, इसने बंदर पर निशाना लगाया और जैसे यहां से गोली छूटा, ये बंदर क्या हो गया? नीचे कूद गया। इसकी संभावना, क्योंकि ये बंदूक की गोली देखिए क्या कुछ ना किसी कौन पर फेंकी गई है, ये आगे चल करके ये क्या होगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, ये जाएगा जाएगा, और इसका भरपूर चांस है, इसका अधिकतम चांस है, 90% से ज्यादा चांस है वो जाकर के बंदर को लगेगा। ठीक है, तो इसको नोट करके आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, अपनी भाषा में लिख लेना, जिस तरीके से समझ में आए आप उसे लिख लीजिए। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। नाउ वी विल मूव टू फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? बल की। कि बल क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग, ये वाला सबको आ गया समझ में? क्योंकि यहां से भी सवाल आपका पूछता है। चला आगे। अच्छा, लिखना है क्या? बताइए रोशन जी। लिखना है तो लिख लीजिए। अगर एक शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर निशाना लगाता है और बंदूक से गोली छूटते ही बंदर पेड़ से कूद जाता है, तो वह गोली बंदर को जाकर लग जाएगी। क्योंकि यहां पर गोली जो है वो आगे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। चलिए अब चलते हैं इसके, अब हम लोग बात करते हैं बल की, फोर्स। बल ये देखिए आपके इसमें ना नहीं पूछता है, वो रेलवे वगैरह में पूछता है आपसे, लेकिन देखते हैं ग्रेविटेशन पर लेते हैं, उसके बाद होगा आधे घंटे का वो टॉपिक है, करवा देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है, छोटा सा टॉपिक है इतना सा। बस आपसे एग्जांपल पूछ देता है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर का क्या क्या एग्जांपल है, ये सब, उसका फ्लक्रम पॉइंट क्या है, लोड पॉइंट, अफर्ट पॉइंट, ये सब पूछ देते हैं, तो देखेंगे। आधे घंटे 40 मिनट का टॉपिक है, होगा तो करवा। मेन जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा फोर्स और ग्रेविटेशन, यहां से बहुत सवाल बनते हैं,
सबसे पहला सवाल उठता है फोर्स है क्या, बल क्या है। तो बल का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा किसमें, न्यूटन की गति के पहले नियम में। सर बल वह फैक्टर है जो क्या करता है, जो किसी वस्तु के अवस्था में और किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। सर बल लगा करके हम किसी चलती हुई वस्तु को स्थिर कर सकते हैं। कोई अगर वस्तु मोशन में है तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं, और बल लगा करके कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसको मोशन में भी ला सकते हैं। यानी कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की अवस्था तथा आकार में, अवस्था तथा की जगह पर लिख लीजिएगा, अवस्था या आकार में परिवर्तन ला सकता है, में परिवर्तन ला सकता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। यहां पर दिशा भी लिख सकते हैं, है ना, अवस्था में मतलब दिशा भी आ जाएगा उसमें, है? अवस्था के अंदर ही। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर बाय विच इट कैन चेंज शेप एंड पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन बल जो है ना, याद रखिएगा, इसे ये जो है एक प्रकार का धक्का भी है, यानी कि हम किसी चीज को धक्का देकर भी फोर्स लगा सकते हैं और किसी को खींचे के भी तो भी फोर्स लगा सकते हैं। यानी कि याद रखिएगा, फोर्स जो है ना, इसके बारे में कहा जाता है इट इज अ पुश और पुल। यह एक प्रकार का क्या है, धक्का है, धक्का या क्या है, खिंचाव है। यह एक प्रकार का क्या है, धक्का या खिंचाव है। यानी इट इज अ पुश और पुल। ठीक, बात समझ में। मेरा आज फर्स्ट क्लास सीखा, तुम बदमाशी मत करो, है ना? नहीं तो तुमको सिखाना पड़ेगा। अब सीखा को सिखाना अच्छा लगेगा, बताइए? बदमाशी तुम करोगी तो फिर ब्लॉक करवाना पड़ेगा मुझे। यानी कि याद रखिएगा, बल क्या है, यह एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी पिंड की अवस्था या आकार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, इसको पुश किया तो हो सकता है इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे पुल किया तो भी इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक। और दूसरा, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लीजिए बॉटल है, इसके ऊपर मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने पर क्या होगा, इसका शेप बदल रहा है। अपने घर में भी आप देख सकते हैं, किसी के ऊपर फोर्स लगाइएगा, उसका शेप क्या होगा, बदलेगा, है ना। यानी कि ये उसके शेप में भी परिवर्तन ला सकता है। और याद रखिएगा, यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्या है, यह एक सदिश राशि, सदिश राशि है। यानी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। चलिए, देखना कहीं बोतल उतल का शेप मत बिगाड़ना, है ना, कि घर में लिए और उसको बोतल का शेप बिगाड़ने लग गए, तो अगर उसका शेप बिगड़ा तुम्हारा भी शेप बिगड़ेगा, है ना। ये काम मत करना, है ना, नहीं तो तुम्हारा भी शेप बिगाड़ देगी मम्मी आके, है कि नहीं। चलिए खैर, पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं हम लोग इसके आगे।
चले आगे। चलिए ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ये जो फोर्स है, फोर्स को निकालने का सूत्र आपको पता है क्या है? इसका जो सूत्र है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। यानी कि अगर आप मान लीजिए ज्यादा मास जो होगा अगर रहेगा, आपका फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और अगर आपका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो भी आपका फोर्स ज्यादा होगा, है कि नहीं। अगर मास कम है किसी पिंड का तो फोर्स आपका कम, और मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन कम है तो भी आपका क्या होगा, फोर्स कम। ठीक? अब यहां पर समझिएगा, ये जो इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो आप लोगों को ये पता है, सीजीएस यूनिट जो होता है ना, दैट इज टाइम। क्या होता है, टाइम। और ये भी जानते हैं एक न्यूटन जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁵ टाइम, 10⁵ टाइम। और ये सब आपको बता दिया था ना, 1 किलोग्राम फोर्स बराबर कितना, ये सब लिखा दिया था। 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर, 1 किलोग्राम फोर्स किसके, कितने डाइन के बराबर। अब देखिए यहां पर याद रखिएगा, इसका जो डायमेंशन वीमा है, वीमा कितना है, MLT-2। और फोर्स को किससे मेजर किया जाता है, तो याद रखना फोर्स को स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस नामक यंत्र से मापा जाता है। स्प्रिंग बैलेंस नामक यंत्र से मापा जाता। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्स की बात करते हैं। चलें आगे। आज क्वेश्चन नहीं है, आज एक्चुअली मेरी क्लास सुबह से रेगुलर है ना, 8 बजे से रेगुलर क्लास चल रही है, तो मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का समय नहीं मिल पाया। क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिएगा। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस नामक यंत्र से मापा जाता है। आज फोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ग्रेविटेशन हमारा फिर चलेगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्स। देखिए एक होता है ना आपका, पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स या संतुलित बल क्या होता है, हम लोग इसकी चर्चा करें, ध्यान से समझना। संतुलित बल का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई पिंड है, इसके ऊपर मान लीजिए कि 20 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। या फिर मान लीजिए ये कोई पिंड है, इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। नाउ थिंक, सोचो कि यहां पर इसका ये जो पिंड है,
क्या इसका पोजीशन चेंज होगा? पहले आप ये समझिए। क्या लगता है अगर हम इस पे 20 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दें, 20 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगा दें, क्या ये चस से मस होगा, इधर से उधर होगा? नहीं होगा। सेम यही कंडीशन यहां पर भी 50 न्यूटन का फोर्स इधर मान लो कोई है, तुम यहां पर खड़े, मान लो हम यहां पर खड़े हैं, एक आदमी 50 न्यूटन का बल लगा करके उधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है ना, और हम ऐसे ना इधर हो पा रहे ना उधर हो पा रहे। लेकिन ये हो सकता है अगर 50 से 100 न्यूटन हुआ, 100 से 200 न्यूटन हुआ अगर बल, हो सकता है हमारा ये दोनों लेकर के निकल जाएगा, है ना। लेकिन हम यही रहेंगे, पोजीशन हमारा नहीं बदलेगा, हमारा शेप भले बदल जाए। यानी कि यहां पर क्या होगा, ये जो बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स सबसे पहले है क्या, देखिए यहां पर दो इक्वल फोर्स लग रहा है, और ये जो इक्वल फोर्स है ना, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो सबसे पहला क्या मतलब हुआ, इसका डेफिनेशन क्या होगा बैलेंस्ड फोर्स का, जब किसी पिंड पर, जब किसी पिंड पर दो समान बल विपरीत दिशा में लग रहा हो, when two equal force act in opposite direction, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कि ये जो है आपका बैलेंस्ड फोर्स है। when two equal force act in opposite direction, यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन ही है ना जी, एक इधर है एक इधर है, दोनों का दिशा विपरीत है ना, हाँ? ये भी विपरीत है ये भी विपरीत है, दोनों में विपरीत दिशा में लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। इसमें क्या पोजीशन में कोई चेंज होगा क्या, सर नो चेंज इन पोजीशन, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है सर। क्या शेप में कोई चेंज होगा क्या, यस, चेंज इन शेप, यानी कि आकार में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा। और इसके ऊपर अगर आपसे पूछा जाए नेट फोर्स कितना लगेगा, कुल बल कितना लगेगा जी, नेट फोर्स सर लगेगा 20 इधर से 20 उधर से कैंसिल, नेट फोर्स क्या, 0, यानी कि कुल बल जो है वो 0 लगेगा। इसका मतलब इसमें जो त्वरण होगा, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, वो भी 0, देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन, है ना, ठीक है। हाँ शेप यहां पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये इसके रिजिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये मतलब शेप में चेंज हो सकता है, कैन चेंज इन शेप, यहां पर आप ऐसे लिख लीजिएगा, कैन चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है ऐसे लिख लीजिएगा, आकार में परिवर्तन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये, वो तो डिपेंड करेगा ना कि कितना रिजिड ऑब्जेक्ट, कितना कठोर पदार्थ है, बात समझ में आ गई। लेकिन जो यहां पर नेट फोर्स है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो क्या होगा, यहां पर 0 होगा, और जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, 0, है ना। अब इसको शेप हम कैसे चेंज करके दिखाएं, हमारे पास ऐसा कुछ, रुको हमको फोन का कवर ही निकालना होगा, लेकिन खराब हुआ तो फिर बताओ गड़बड़ हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा फोन का कवर, मैं क्या हूं शेप में, देखते हैं, बोतल में तो पानी है, रणवीर जी बताइए हम कैसे मदद करें आपके इसमें, हाँ। वेट, पेज में लेता हूं, पेज यहां पे दिख रहा है, एक मैं वो लेकर के दिखाता हूं, देखो अब पता नहीं क्या है पेज में, खराब ना हो बस, ये पेज
इस पर जैसे ये इसका भी शेप है, मान लीजिए इस तरह से, इसके ऊपर हमने ऐसे फोर्स लगाया दोनों तरफ, ऐसे फोर्स लगाया, देखिए इसका शेप नहीं बदल रहा है, शेप इसका क्या हो रहा है, बदल रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोई कठोर तत्व है ना, जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, उसके ऊपर आप बैलेंस फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ से 100, उसके सेट में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही पोजीशन में चेंज हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वस्तु के कठोरता के ऊपर। लेकिन यहां पर इसमें जो है ना, आपका शेप में चेंज हो सकता है, अगर रिजिडिटी कम है तो शेप बदल सकता है ना? बात समझ में आ गई? जैसे रबड़ है, रबड़ की अगर बात करते हैं तो रबड़ को आप खींचिए, इक्वल फोर्स लगे, उसका शेप चेंज हो जाता है ना? कई सारा प्लास्टिक है, उसमें फोर्स लगाइए, उसका शेप चेंज हो जाएगा। चलो आगे चला हम लोग। कवर, ठीक है, फोन से ही नहीं करना है, फोन का ही शेप बदल दें, हाँ? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल, असंतुलित बल, है ना? असंतुलित बल की जब बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, दो जब किसी पिंड पर दो असमान बल, दो असमान बल विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये जो पिंड है, इसके ऊपर मान लीजिए इधर लगाया हमने 10 न्यूटन का फोर्स, और इस पर लगाया हमने इधर से 20 न्यूटन का फोर्स, है ना? अब जैसे कोई दूसरा पिंड है, यहां पर मान लीजिए हमने लगाया इधर 50 न्यूटन का फोर्स, और इधर लगाया 30 न्यूटन का फोर्स। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि दो असमान बल लग रहा है, और किधर लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। यहां पर क्या होगा, शेप में चेंज हो सकता है क्या? यस, देयर कैन बी चेंज इन शेप, मतलब यहां पर शेप में परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है, कैन चेंज इन शेप, यानी आकार में परिवर्तन हो सकता है। और साथ ही साथ यहां पर इसका जो अवस्था है, अवस्था में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, कैन चेंज इन पोजीशन ऑल्सो, कैन चेंज इन पोजीशन, मतलब यहां पर चेंज इन पोजीशन भी होगा, चेंज इन पोजीशन होगा, यानी कि यहां पर अवस्था में परिवर्तन होगा। और आप बताओ, यहां पर नेट फोर्स जीरो होगा क्या? यहां जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा क्या? नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये शून्य के बराबर नहीं होगा, यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी आपका जीरो नहीं, त्वरण भी आपका जीरो नहीं। बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखिए, जैसे ये कंडीशन है,
इस कंडीशन में आपका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो किधर होगा, कितना होगा, 10 न्यूटन। लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन वेस्ट होगा इसका। यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये क्या होगा, 30 न्यूटन, और वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही? क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं, बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड फोर्स से कैसे आपसे सवाल बनेंगे उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अरे 20 होगा, ये 30 नहीं बल्कि ये 20 होगा। 20 न्यूटन, 20 न्यूटन होगा, 20। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, एक सवाल करते हैं। सॉरी। हाँ, टुवर्ड्स 10 न्यूटन एंड टुवर्ड्स 15 न्यूटन बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं, व्हाई नॉट। चलिए अब क्वेश्चन है, ऐसे देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा आपसे। ऐसे चित्र दे देंगे, ठीक है, एक फोर्स इसके ऊपर 100 न्यूटन का लग रहा है, एक फोर्स आपका ऐसे इस पर मान लीजिए 400 न्यूटन का लग रहा है, और इसका मास दे दिया है आपको मान लीजिए 20 केजी। ये जो पिंड है इसका मास 20 केजी है। तो इसका आपसे पूछ देंगे एक्सेलरेशन जो है क्या होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा बताइए। एक्सेलरेशन और डायरेक्शन क्या होगा इसको आपको बताना है, ठीक है, बताइए। देखिए यहां पर आप पहले नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 400 माइनस 100, और वी कैन से 300 न्यूटन। नाउ यू नो, आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या है, एम इन टू ए। एफ कितना है 300, मास कितना है आपका 20, ए निकालना है तो ए क्या हो जाएगा आपका 20 से 15 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स आपका किधर लग रहा है, 400 न्यूटन की तरफ, या फिर ईस्ट की तरफ हम बोल सकते हैं, या यहां पर ऐसे हम बोले तो इधर सामने से देखें तो राइट की तरफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका डायरेक्शन जो होगा आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो टुवर्ड्स 400 न्यूटन, या फिर आप लिख सकते हैं टुवर्ड्स ईस्ट। आगे बात समझ में, इस तरह का सवाल जो है ना आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? हाँ मुझे भी लग रहा है, ऐसे दिन भर तो पीते तो पानी ही, गर्म ही है, गुनगुना ही है, लेकिन क्या है ना एक्चुअली रेगुलर क्लासेस होती है ना, तब जैसे कल छुट्टी रहेगा तो थोड़ा गले को आराम मिलेगा। ये तो रेगुलर क्लास होने की वजह से क्या होता है, कई बार हो जाता है महीने में एक आध बार ऐसा। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं फोर्स। अब देखिए क्या है ना, अब फोर्स जो एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब एक संपर्क बल होता है और एक असंपर्क बल होता है।
डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तबस्सुम, देखो जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर उसका डायरेक्शन होगा, जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उस तरफ डायरेक्शन होगा। ज्यादा फोर्स किधर लग रहा है? देखो 400 न्यूटन की तरफ। क्लियर है? आगे बात समझ में है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक है कांटेक्ट फोर्स और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना? एक है कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होता है? यानी जब हमें संपर्क करना पड़े, यानी संपर्क बल, यानी ऐसा बल जब दो संपर्क में रखी हुई वस्तु के बीच लगे, ऐसा बल जो दो कांटेक्ट में रखे हुए ऑब्जेक्ट के बीच, संपर्क में रखी हुई वस्तु या पिंड के बीच लगे, वस्तु या पिंड के बीच लगे। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड, इसके ऊपर मैं अपने पेशी का प्रयोग करके फोर्स लगा रहे हैं, पेशी का प्रयोग, अपने मसल्स का प्रयोग कर रहे हैं और इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ये यहां पर पोडियम है, मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं? ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। हाँ? या फिर जैसे ये बॉटल है, इसके ऊपर मैं अपने मसल्स का यूज करके इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूं। ये जो पेशिया बल की अगर बात करें, जितने भी मस्कुलर फोर्स हैं, आप लेते हैं किसी को खींचते हैं, आप अपने घर में सोफा मान लीजिए उसको धक्का दे रहे हैं, टेबल को धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए बुक को आप उठा रहे हैं, कॉपी उठा रहे हैं, कुछ भी आप जिसमें कि आप कांटेक्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, आप उसको छू रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग संपर्क बल कहेंगे। और संपर्क बल का सबसे पहला एग्जाम्पल है, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका आपका मस्कुलर फोर्स, यानी जिसमें आप अपने मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, पेशिया बल। और दूसरा जो यहां पर आता है एग्जाम्पल, तो याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन यानी घर्षण बल जो है ना, याद रखिएगा घर्षण बल भी एक प्रकार का कैसा बल है? यह भी एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। घर्षण बल हमेशा दो संपर्क में रखी हुई वस्तु के बीच में लगता है। जैसे आप मान लीजिए कॉपी पर जो लिख भी रहे हैं आप, किससे? कॉपी पर आप जो लिख रहे हैं कलम से, तो वहां पर भी क्या कर रहा है? वहां पर भी आपका कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है। कॉपी पर इसलिए आप लिख पा रहे हैं क्योंकि कागज में क्या फ्रिक्शन है, और उसके कारण आप क्या कर पा रहे हो? कॉपी में लिख पा रहे हो। वो भी एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। बिल्कुल लगाते हैं, छूकर भी लगाते हैं, बिना छूकर भी लगाते हैं भारती जी, है ना? ये अलग था, ये कांटेक्ट, और यहां पर जो आपने देखा ना, ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये अलग है। यहां पर ये अलग वो कॉन्सेप्ट है। अब ये नहीं, हम लोग यहां पर अब दूसरे उस पर चल रहे हैं। ये तो हमने उसके आधार पर देखा ना कि उसमें किस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है। आ रही है बात समझ में? ये यहां पर क्लासिफिकेशन का जो ग्राउंड है वो अलग है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। और यहां पर हम अब जो देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि वो कांटेक्ट में लग रहा है कि बिना छुए हुए लग रहा है। ठीक, आई बात समझ में? हाँ या ना बोलो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स की, नॉन कांटेक्ट फोर्स की चर्चा करेंगे। चला आगे।
हाँ, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम लोग चल भी नहीं पाते। इसका तो कमलकांत जी मुझे आइडिया नहीं है। पहले वाले का डायरेक्शन देख लीजिए, पहले वाले का डायरेक्शन देख लीजिए, इस पहले वाले का। हाँ, इसका इसका डायरेक्शन इधर ही तो है। इसका डायरेक्शन आप देखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। नहीं नहीं, वो BS80 वालों की। सनक इसीलिए टाइल्स पर रेंग नहीं पाते जल्दी, बिल्कुल। सिट्राजिन ले लीजिए, हाँ देखते हैं, लेंगे अब भी जाके। ऐसे दूध हल्दी तो पीते हैं गले को ठीक रखने के लिए, लेने भी जाएंगे अब। कोई नहीं, इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं, जब तक चल सकते हैं तो करेंगे। आधा घंटा कम से कम और देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद दूसरा जो होता है ना, दूसरा इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां पर अब क्या है, असंपर्क बल है। असंपर्क बल का मतलब क्या? असंपर्क बल का मतलब है कि ऐसा बल जो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है फिर भी लग रहा है। मान लो एगो ऑब्जेक्ट यहां है, एगो ऑब्जेक्ट यहां है, ये दोनों में कोनो कांटेक्ट नहीं, कोई संपर्क नहीं है, फिर भी क्या है, फिर भी यहां पर आपका फोर्स लग रहा है। फिर भी आपका क्या लग रहा है, यहां पर फोर्स लग रहा है। यानी कि जब दो ऐसा बल जो दो बिना संपर्क में रखी हुई वस्तुओं के बीच, दो बिना संपर्क में रखी हुई वस्तु या पिंड के बीच लगता है। आपसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि इसमें कौन सा एक कांटेक्ट फोर्स है, इसमें कौन सा एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और याद रखिएगा यहां पर जो पहला है ना, पहला याद रखिएगा यहां पर आएगा कौन सा, यहां पर आएगा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये जैसे मान लो एगो मैग्नेट है, एगो चुंबक है इधर, एगो चुंबक है इधर, है ना। इसका जो पोल है, इसका मान लो नॉर्थ पोल इधर, इसका साउथ पोल इधर, इसका नॉर्थ पोल इधर, इसका साउथ पोल इधर, समझना। दो चुंबक है, इस दो चुंबक के बीच में जो है आपका बल लगेगा। वो कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इसके बीच में क्या होगा, बल लगेगा। लेकिन ये जो बल है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो मतलब आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपका क्या हो सकता है, इट कैन बी रिपल्सिव। ये रिपल्सिव भी हो सकता है और ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है। यानी दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव। यहां पर अगर दोनों पोल है ना, उसको एक तरफ अगर रख, यानी नॉर्थ को मान लो इधर रखते हैं और नॉर्थ को इधर रखते हैं, अगर सेम पोल एक तरफ रख देना तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा। क्या करना, दूर हट। यानी कि सेम पोल अगर एक साइड होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइक पोल रिपेल इच अदर। यहां पर जो है ना, याद रखिएगा, लाइक पोल जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, समान ध्रुव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं एक दूसरे को। लेकिन वहीं पर अगर अनलाइक पोल आ गया, अनलाइक पोल यानी कि एक तरफ मान लीजिए ये क्या करेगा, एक दूसरे को कहेगा दूर हटो। लेकिन यहां पर मान लीजिए अगर इधर नॉर्थ, इधर साउथ, और इधर भी इसका मान लीजिए नॉर्थ और इधर साउथ, यहां पर अब अनलाइक पोल आ गया, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अनलाइक पोल जो है
अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ में? और याद रखिएगा जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट में पोल पर क्या होता है, चुंबकत्व का मान सबसे ज्यादा होता है। पोल पर मैग्नेटिज्म का मान सबसे ज्यादा होता है। और चूंकि अर्थ, पृथ्वी भी क्या है, एक मैग्नेट है, क्योंकि पृथ्वी के कोर में कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स है। पृथ्वी का जो क्रूड है उसमें क्या है, कुछ चुंबकीय पदार्थ है, उसके कारण पृथ्वी भी मैग्नेट की तरह काम करता है। और इसलिए पृथ्वी का जो पोल है, ध्रुवों पर आपका भार सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। ध्रुवों पर पृथ्वी आपको सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन के साथ अपनी ओर खींचता है। इसलिए पोल पर आपका मान, आपका जो भार होता है, आपका जो वेट होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जी का मान वहां सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? और पोल में जो कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिज्म का मान सबसे कम कहां पर होता है, सबसे कम आपका उसके केंद्र पे होता है, उसके सेंटर पे होता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड फोर्स की। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इसका। सॉरी। हाँ, आयरन और निकल से मिलकर बना होता है जो क्रूड होता है ना। जो अर्थ का जो क्रूड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, नीफे। नीफे याद रखना है आपको, निकल और आयरन। और याद रखिएगा निकल, आयरन और कोबाल्ट, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों कैसे मटेरियल्स होते हैं, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, या फिर इसको बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ। सर तो ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ता है? नहीं प्रिया जी, ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है। मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ेगा। इक्वेटर से अगर आप पोल की तरफ जाएंगे, आपका जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। मैग्नेट अगर टूट जाता है ना, तो उसके जो चुंबकत्व पर क्या होता है, उनके मैग्नेटिज्म पर कैसे प्रभाव पड़ता है हम लोग देखेंगे, है ना। उसका चुंबकत्व खत्म नहीं होता टूटे। जब वर्टिकली काटते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो प्रभाव पड़ता है, हम लोग देखेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जैसे कोई वायर है, कोई वायर, जैसे मान लीजिए वायर है, इससे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने लगते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम इससे फ्लो कराने लगते हैं, ये इस अपने आसपास क्या करता है, ये अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, अपने आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेकिन जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसको किसने खोजा है, आप ये बताइए। हाँ, ये बात सौरभ जी आपने बिल्कुल सही बात कही, है ना। ठीक है। आप सोते नहीं हैं दिन में? अरे नागेंद्र, दिन में कैसे है ना। मैं 5 से 6 घंटे सोना चाहिए हर किसी को, मैं भी वही 5 से 6 घंटे ही सोता हूँ। ना उससे ज़्यादा, ना तो सोने का समय मिलता है, ना उससे ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है। और याद रखिएगा जो मेरा सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की किसने खोज की। और काफी बच्चे यहां पर बता रहे हैं फैराडे, फैराडे, फैराडे। और याद रखिएगा दे ऑल आर रॉन्ग। फैराडे नहीं, एक बच्चे ने सही उत्तर दिया है, एक्चुअली दो बच्चे ने, 3-4 बच्चों ने दिया उत्तर। वेरी गुड। वो किसने किया था, हैनरी, हैंस, हैनरी नहीं, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। सेकंड जो है, सेकंड आपका याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युत बल। अब यहां पर भी देखिए क्या होगा, अगर
सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, यानी प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव है एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब देखिए यहां पर ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी कि जो सेम यहां पर क्या हो रहा है, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, यानी कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, यानी कि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे, क्लास सब जाते होंगे, कोचिंग सब में, या फिर ट्रेन में बैठे हैं। जैसे मान लीजिए 3 ठो बच्चा बैठा हुआ है किसी बेंच पे, कोई लड़का देख रहा आता हुआ, लड़का है सब बैठा हुआ, कोई लड़का देखा आता हुआ, लड़का आ रहा, अरे फैल जाओ, नहीं बैठने देना है इसको। जैसे उधर से कोई लड़की आई, हटना थोड़ा थोड़ा, बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, बगल में खाली है। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि मतलब ये क्या है ना, लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह जैसे ट्रेन में चलते हैं, हम तो देखे हैं ट्रेन में कई बार ये चीज, हम जैसे ट्रेन में कई बार सफर करते हैं तो देखते हैं आदमी सबको बैठे हैं, कोई जैसे युवा है, नया नया आ रहा है कहीं पढ़ लिख के, या कहीं जा रहा है, देखते हैं और देख के हमको बड़ा मुस्कुराते हैं उस समय। ठीक चाहते हैं चलो हमको एक ठो उदाहरण मिल गया बच्चा सबको समझाने के लिए। वहां पर देखते हैं कि जैसे कोई लड़का आकर के, भैया थोड़ा बगल हटिए ना, है आपके लिए टिकट कटाए हैं क्या, चलिए देखिए अगला अगला बोगी में देखिए जाके। जैसे कोई लड़की आई, एक्सक्यूज मी, अरे आइए आइए, हटिए थोड़ा सा उधर, बैठिए बैठिए, कहाँ तक जाना है आपको, अच्छा अच्छा हम भी वहीं तक चलेंगे, कोई बात नहीं, इसे बैठ के चलिए, टिकट ना है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे एडजस्ट किसी सीट पे, आप यहां सो जाइए, है ना। तो चलिए खैर हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, मेरे समझाने का मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये भी आपका क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, एंड इट कैन बी रिपल्सिव। ये भी अट्रैक्टिव हो सकता है और ये भी रिपल्सिव हो सकता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, थर्ड जो है, थर्ड वन इज ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, और वी कैन से गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की जब बात करते हैं ना सर, है ना, ठीक, जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता, इट इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि नाम में ही लगा है ग्रेविटेशन, है ना, यानी ग्रेविटेशन इट इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, ये रिपल्सिव नहीं हो सकता, यह सिर्फ कैसा होता है, यह सिर्फ आकर्षण में लगता है, अट्रैक्शन, ये नेचर में कैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। क्लियर, क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसके बाद जो चौथा फोर्स है, ये सब सारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। चौथा फोर्स याद रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स।
न्यूक्लियर फोर्स या फिर जैसे हम कहते हैं नाभिकीय बल, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच लगने वाला जो बल होता है, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच जो लगने वाला बल होता है वो भी क्या होता है आपका, वो भी ऐसा असंपर्क बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक, अब दो पॉइंट यहां पर आपको लिखना है, पहले आप इसे लिख लीजिए फिर हम लोग दो पॉइंट को देखते हैं। हाँ, यहां पर जो आपका अगर मान लीजिए ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, ग्रेविटेशन में पूरा यही हम लोग देखने वाला है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो यहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो लगेगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये सब हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक ये यही है, इलेक्ट्रिक फोर्स को ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, है ना। पहले आप यहां तक लिखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? कैन आई मूव? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन को देखेंगे। फ्रिक्शन अभी देखते हैं, स्टार्ट होगा तो करेंगे, और फ्रिक्शन देखने के बाद फिर हम लोग ग्रेविटेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट वीक में हमारा ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी एंड पावर देखते हैं कहां तक कवर करते हैं। फ्रिक्शन हमारा लगभग मोटा मोटी एक क्लास लगी जाएगा फ्रिक्शन में, है ना, एक क्लास हमारा चला ही जाएगा। अभी आ रहे पहले दो पॉइंट आप लोग लिख लो, दो पॉइंट आप लोग लिख लीजिए नोट में। फर्स्ट, एंड सेकंड लिख लेना, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, हमारे नेचर में सबसे, हमारी प्रकृति में सबसे मजबूत बल, हमारी प्रकृति में सबसे मजबूत बल, सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो याद रखना वह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सब खूब पूछता है पेपर में आपके, इसको बोलते हैं मजबूत नाभिकीय बल, और दूसरा है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये जो है आपका हमारी प्रकृति में सबसे कमजोर बल, हमारी प्रकृति में सबसे कमजोर बल जो है वो कौन सा है? वो है, याद रखिएगा, ग्रेविटेशन। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो मेरा एक सवाल है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? सबसे मजबूत बंध, केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, बॉन्ड डिफरेंट टाइप का होता है ना, सहसंयोजी बंध, आयनिक बॉन्ड, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं। सबसे ज्यादा जो मजबूत होता है वो कौन सा होता है? दैट इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, है ना। हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ये सब क्यों होता है मजबूत, क्यों नहीं होता है। सबसे अधिक दूरी तक कार्य करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल याद रखिएगा। हमारे यूनिवर्स में जितने भी पिंड हैं, हर किसी दो पिंड के बीच में लगता है, कोई भी दो पिंड है अगर उसका द्रव्यमान है, उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताएं, फ्रिक्शन को स्टार्ट करें या रहने दें? देखिए, फ्रिक्शन में हमारा लगभग एक क्लास चलेगा, और अभी अगर स्टार्ट हो भी जाएगा तो चीज़ें पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएगी। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो करेंगे स्टार्ट, बाकी जैसा आप बताइए। न्यूक्लियर फोर्स भी, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, जो मजबूत
नाभिकीय बल जो होता है वो सबसे ज्यादा है, उसमें भी डिफरेंट, वीक, स्ट्रॉन्ग सब होता है ना। चल, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को शुभारंभ कर ही देते हैं, है ना। फिर बाकी इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद हमारा चलेगा ग्रेविटेशन, और नेक्स्ट वीक के एंड तक में हम लोग हो सकता है कि एक तो ग्रेविटेशन और उसके बाद वर्क एनर्जी पावर या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दोनों में से कोई टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो। तो फोर्स, जब हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन, तो हम लोगों ने देखा फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, ये क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है, एक संपर्क बल है। यानी कि ये हमेशा, सबसे पहली बात तो ये किसमें लगेगा, जब कोई वस्तु कांटेक्ट में रहेगा ना, कोई वस्तु जब संपर्क में रहेगा, तभी आपका ये फोर्स क्या करेगा, काम करेगा, है ना। बिना कांटेक्ट में रखी वस्तु में क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, याद रखिएगा, नहीं लगेगा। मुस्कान जी डेफिनेटली निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा है, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। आपके एग्जाम के पहले पहले, एसएससी वालों का जब भी एग्जाम है, आपके एग्जाम के पहले से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। आपसे ज्यादा चिंता हमें रहती है आपकी। अगर चिंता नहीं होती तो सुबह 8 बजे भी क्लास लिया और अभी भी क्लास ले रहा हूं। ये सिलेबस आपका समय से कंप्लीट हो, टाइम से पहले, इसलिए किया जा रहा है। और बिल्कुल फेथ रखिए, है ना। नेक्स्ट सैटरडे को इसलिए हम आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे, संडे को आकर के, संडे को भी क्लास लेंगे आपका, ठीक है। तो चिंता मत करिए उसके लिए। तो फ्रिक्शन क्या है, तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात, ये एक संपर्क बल है, और क्या होता है, ये किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है। यानी ये एक बल है जो कि किसी वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि यह घर्षण बल की अगर हम बात करें, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, याद रखिएगा, यह एक ऐसा बल है, यह एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस मोशन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, which opposes motion of any object. क्लियर। अब देखिए, इसके बाद की बात करते हैं, तो याद रखना, घर्षण बल, घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये मान लीजिए अगर इधर इसमें मोशन इधर हो रहा है, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो है आपका फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन है हमारे लिए दोस्त भी हो सकता है, और फ्रिक्शन जो है ये हमारा दुश्मन भी हो सकता है। फ्रिक्शन हमारा क्या हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, और फ्रिक्शन हमारा शत्रु भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हम इसका यूज कैसे करें। जैसे कुछ जगह पर फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, फ्रिक्शन हमारे लिए फायदेमंद है, कई जगह पर फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। बात समझ में आ रही?
जैसे जब हम जमीन पर चलते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है, वहीं पर मशीन में अगर फ्रिक्शन आ जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। आटा की चक्की जो अगर फ्रिक्शन उसमें ना हो तो आटा पिसेगा ही नहीं, यानी कि वहां पर फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, जरूरी है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कॉपी पर आप लिख नहीं पाएंगे, यहां पर हमारे लिए फ्रिक्शन जरूरी है। बात समझ में आ रही? लेकिन कई बार कैरम बोर्ड खेलते हैं और वहां पर फ्रिक्शन होता है तो गोटी सही से मूव नहीं कर पाती, यहाँ की वानी, यानी कि वहां पर फ्रिक्शन हमारा क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। मीन्स कि फ्रिक्शन मित्र भी हो सकता है हमारा और फ्रिक्शन हमारा शत्रु भी हो सकता है। याद रखिएगा, फ्रिक्शन हमेशा घर्षण, हमेशा दो संपर्क में रखी, दो संपर्क में रखी वस्तु के बीच लगता है। फ्रिक्शन हमेशा दो संपर्क में रखी वस्तु के बीच लगता है। आप कहेंगे सर ये क्या कहते हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, फ्रिक्शन हमेशा दो संपर्क में रखी वस्तु के बीच लगता है। ये मान लीजिए ये पेपर है, पेपर को ऐसे आप गिराए, इसमें कहीं ना कहीं हवा के द्वारा फ्रिक्शन लगाया गया होगा, क्या संपर्क में है क्या? तो डेफिनेटली याद रखिएगा, यहां पर अगर इसके ऊपर एयर फ्रिक्शन लगा रहा है, एयर ने क्या कर रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर कोई पेपर को आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं और वहां पर अगर एयर के द्वारा फ्रिक्शन लग रहा है, वहां पर जो एयर के द्वारा भी जो फ्रिक्शन है वो भी क्या है, आपका एक कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स और इनके बीच में क्या संपर्क हो रहा है, तभी वो फ्रिक्शन काम कर रहा है। और याद रखिएगा, एयर के द्वारा या जो फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है ना, जैसे पानी में आप चलते हैं तो पानी में भी फ्रिक्शन लगता है, पानी में भी घर्षण काम करता है, हवा में भी घर्षण लगता है। लेकिन हवा और पानी, यानी कि जो ये फ्लूइड, ये लिक्विड और गैस के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है, उसके लिए हम फ्रिक्शन वर्ड का यूज नहीं करते, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं उसको? ड्रैग बोलते हैं, या फिर उसे कहा जाता है कर्षण। क्या बोलते हैं उसे? कर्षण। फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए ही टर्म यूज करते हैं हम लोग कर्षण, यानी हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग या कर्षण। क्या आगे बात समझ में हाँ या ना बोलो? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। और एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहां पर, घर्षण हमेशा दो सतहों के बीच लगता है, यानी संपर्क में है तो घर्षण हमेशा क्या होगा, हमेशा दो सरफेस के, घर्षण हमेशा दो सतह के बीच लगता, घर्षण हमेशा दो सतह के बीच लगता है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए अब इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल जो बनता है वो बनता है आपका कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है ना। ये सब जो है आपका ज़्यादा सवाल यहाँ से बनता है, तो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ठीक। सर आपके घर में भी नहीं है, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कर्षण रिपीट कीजिए। कर्षण देखो, हवा और पानी यानी द्रव, लिक्विड या गैस के द्वारा जो फ्रिक्शन लगता है ना, उसी को हम लोग कर्षण बोलते हैं, उसी को ड्रैग कहते हैं। दिखाएंगे आगे आप। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? नेक्स्ट वीक में हम लोगों का टारगेट जो रहेगा, इसके साथ हम लोग वर्क एनर्जी पावर या फिर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कवर करेंगे। उसके बाद हमारा मान लीजिए लगभग 50% से ज़्यादा फिजिक्स जो है ना वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 60% के आसपास फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूछिए रोजी।
क्या डाउट है? नहीं, कल क्लास नहीं रहेगी है ना, कल संडे है। ठीक है, पूछो क्या डाउट है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको सवाल भी करवाएंगे, है ना। हाजी रो बाबू कहाँ गए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम का समांतर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस केस में रो, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और अगर उसमें आपका रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, तब वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, है ना। अगर मोशन में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपका स्ट्रेट लाइन है ना, विथ पॉजिटिव स्लोप। एक बार देख लें। सर ले लीजिए, ऑफिस से छुट्टी रहती है तो लाइव, कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट संडे को लेंगे निखिल, कल नहीं नेक्स्ट संडे को लेंगे। और नेक्स्ट संडे नेक्स्ट वीक से ना रेगुलर आपका जो है ना 3 से 5 कर देंगे, नेक्स्ट वीक में 3 से 5 रेगुलर कर देंगे क्लास, यानी जैसे थर्सडे को भी 3 से 5, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी। सर फोर्स में जो 3 एग्जाम्पल लिए हैं उसमें से 2 एक जैसे में अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं डायरेक्शन का। हाँ, फोर्स में जो 3 एग्जाम्पल, कहाँ पर ये वाला कह रहे हैं क्या, कहाँ पर ये वाला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछना, सवाल आपका क्या है, कौन से मतलब उसमें एक बार थोड़ा डिटेल में बताएंगे ना तो समझ में आएगा। मैं रहता कहाँ हूँ? मैं रहता हूँ नोएडा में। सर मैंने आस्क डाउट में एक न्यूमेरिकल भेजा है, अगर मेरे पास आता है अभिषेक तो मैं आपको करवा दूंगा, है ना। अरे वहां पर आपका, किस क्वेश्चन में, वहां पर आपको या तो क्वेश्चन को पढ़ने में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, आप क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़िएगा, है ना। तो ये ग्रेविटेशन और न्यूक्लियर के बारे में बोले। अरे वो डिस्टेंस टाइम का वो ऑप्शन था वहां पर ना, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखिएगा, हाँ। उसमें पहला ऑप्शन जो था ना वो कह रहा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, पहला ऑप्शन जो था वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये रहेगा, स्पीड टाइम ग्राफ ये रहेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये रहेगा। वो क्वेश्चन को थोड़ा आप सही से पढ़िएगा, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है ना। और यूनिफॉर्म मोशन उसके बाद वो पहला ऑप्शन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये रहेगा वो रहेगा ऐसे, है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल यादव जी, डेफिनेटली। कल छुट्टी है, हाँ कल छुट्टी रहेगी। बाकी आपकी जो फिजिक्स वाली जो क्लास है वो होगी थर्सडे को, और थर्सडे को लेकिन 3 से 5 होगी, रेगुलर 3 से 5 होगी, मतलब थर्सडे, फ्राइडे एंड उसके बाद जो भी सैटरडे को होती है तो। अरे वो अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखो क्वेश्चन, अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्वेश्चन में कुछ एरर था वहां पर। यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ना तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा विथ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा था, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद पहला ऑप्शन था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा, स्टेट स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा होगा। एक बार उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो हाँ बिल्कुल अनुपम जी, यहीं से लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।